पुनर्जन्म के बाद याओ ने डिसाइड किया कि इस बार वह लड़का नहीं लड़की बनेगी ताकि वह अपने बॉयफ्रेंड से बदला ले सके। आज की कहानी एक ऐसी ही लड़की के बारे में है जो कि अपना बदला लेने के लिए अपना जेंडर तक बदल देती है। सो कहानी किंग फैमिली के हॉल से स्टार्ट होती है जहाँ पे हम हमारी फीमेल लीड किंग याओ को देखते हैं जिसका अभी अभी रिप्ट हुआ था। या अपनी फैमिली के बारे में बताती है कि उसकी किंग फैमिली के पास ऐसी पावर है जबकि इसकी फैमिली का कोई भी मेंबर 18 साल के बाद उनकी ग्रीन स्नेक ब्लड लाइन ओपन हो जाती है जिसकी मदद से अगर वह पर्सनल चाहे तो अपना जेंडर पूरी तरीके से बदल सकता है और एक अलग ज़िंदगी जी सकता है। आज याओ का भी 18वां बर्थडे था इसलिए उसे भी यह मौका मिलता है। फैमिली के हेड उसे पूछते हैं कि बताओ तुम आगे अपनी लाइफ में एक लड़का बनने चाहती हो या फिर एक लड़की। या यह सुनते ही अपने बॉयफ्रेंड हु सुनु की तरफ देखती है और कहती है कि मैंने अपनी पिछली लाइफ में अपने बॉयफ्रेंड के लिए लड़की बनना चूज़ किया था क्योंकि मैं उसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी। मैंने अपने पेरेंट्स की बातों को भी अनसुना कर दिया और अपने बॉयफ्रेंड से शादी कर ली। शादी के बाद मैं अपने हस्बैंड और 2 बच्चों के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश थी लेकिन जब मैं 50 साल की हुई और मैंने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया तब मेरे सामने मेरे की सच्चाई आई। पता चला कि जो याओ का बॉयफ्रेंड होता है उसने कभी भी या से प्यार ही नहीं किया था। वो तो बस उसके साथ उसके पैसों की वजह से उसके साथ रह रहा था। या के इस बर्थडे पे उसके हस्बैंड और उसके बच्चों ने बड़ी ही चालाकी से केक के अंदर जहर मिला दिया था जिसे जैसे ही वो खाएगी उसकी हालत ख़राब होने लगती। वह अपने हस्बैंड और अपने बच्चे से मदद मांगती है लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता और तब जाकर या को इन तीनों की सच्चाई पता चल जाती है। तभी यहाँ पे सुनंग की गर्लफ्रेंड सो आती है जिसे देखकर या कहती है कि मैं तो तुम्हारी बहन हूँ। सांग कहती है कि तुम सच में कितनी ज़्यादा भूली हुई, यह मेरी बहन नहीं मेरी गर्लफ्रेंड है और यह कई सालों से मेरे साथ है। मैंने तुमसे सिर्फ इसलिए झूठ बोला था कि यह मेरी बहन है ताकि यह मेरे साथ तुम्हारे घर में रह सके। अगर मैं तुमसे कहता कि यह मेरी गर्लफ्रेंड है तो क्या तुम इसे हमारे साथ रहने देती। याओ को यह जानकर बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है लेकिन वह कुछ भी नहीं कर पाती है। वह वहीं पर मर जाती है। इसलिए जब याओ का फिर से जन्म होता है तो अपनी पुरानी ज़िंदगी को याद करते हुए उसकी गलतियां इस बार दोहराती नहीं है बल्कि अपनी लाइफ को पूरी तरीके से चेंज कर देती है और इस बार वह लड़की नहीं बल्कि लड़का बनने की डिसीजन लेती है और अपनी ग्रीन स्नेक ब्लड लाइन का यूज़ करते हुए वह इस प्रक्रिया को पूरा कर लेती है। सभी प्रक्रिया कंप्लीट होते ही तुरंत बॉयफ्रेंड या उसे मिलने के लिए आता है और कहता है कि तुम मेरे लिए इतना बड़ा सेक्रीफाइस कर रही हो, सच में तुम मुझसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हो इसलिए मैं भी तुम्हारे लिए कुछ बड़ा करना चाहता हूँ। तुमने बताया था कि तुम्हारे कबीले में एक बंधन होता है जीवन भर का बंधन, मैं उसे तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ ताकि हम दोनों पूरी लाइफ टाइम एक दूसरे के साथ जीवन बंधन से बंधे रहे। बॉयफ्रेंड की यह बातें सुनकर याओ को उसके ऊपर शक होता है क्योंकि पुरानी ज़िंदगी में बॉयफ्रेंड ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। इसलिए वह सोचती है कि कहीं इसका भी पुनर्जन्म तो नहीं हुआ है या लेकिन फिर भी वह उसकी बात को मान लेती है और कहते ही कि ठीक है। फैमिली हेड दोनों को पूर्वजों के मंदिर ले जाते हैं फिर दोनों की शादी की कस्में खाते हैं और अपने अपने बाल को हेड को दे देते हैं जिसकी वह अग्निकुंड में जला देते हैं। बॉयफ्रेंड ने ऐसी सारी चीज़ें देखकर यह सोच रखा था कि उसकी शादी याओ के साथ कंप्लीट हो गई यह सारी चीज़ें करके, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यह कोई शादी का बंधन नहीं, यह तो गुप्त आत्मिक बंधन है जिसे याओ ने बड़े ही चालाकी से उसके साथ कर लिया। और यह बंध कैसे काम करता है वह तो बॉयफ्रेंड को आगे चल के ही पता चलेगा। अगले ही मॉर्निंग बॉयफ्रेंड याओ के घर पे पहुंच जाता है जहाँ पे वह याओ के पेरेंट्स को पता देता है कि उसने याओ की साथ शादी कर ली है, वो भी पूर्वजों के मंदिर में, वो भी पूरी रीति रिवाज के साथ। और जब उसे याओ की फैमिली से उसे दहेज
चाहिए क्योंकि वो एक लड़का है और उसे याऊ को दहेज देना था, लेकिन वो एक गरीब इंसान है और उसके पास उतने पैसे नहीं हैं, तो वो याऊ की फैमिली से दहेज मांग रहा होता है। यह बातें याऊ के पेरेंट्स को बहुत ही ज़्यादा बेतुकी लगती है, लेकिन फिर भी वह सारी बातें सुन रहे होते हैं और बॉयफ्रेंड बहुत ही बेशर्मों की तरह सभी चीज़ें मांग रहा होता है को शांत करती है। और फिर उसके पास जो कुछ चीज़ें होती है, जितनी भी एक्सपेंसिव पैसे वाली चीज़ें होती है, वो सारी चीज़ें एक एक करके वह अपने बॉयफ्रेंड को दे देती है। जैसे ही बॉयफ्रेंड की पहली इच्छा पूरी होती है, उसके हाथ पे हरे सांप की एक स्कल दिखाई देती है, जिसे देखकर तो बॉयफ्रेंड घबराने लगता है, लेकिन याऊ उसे समझाती है कि और कहती है कि तुमने मेरे साथ जीवन भर का बंधन बनाया था, वो यह उसका टोकन है, इसे देखकर डरो मत। लेकिन यह तो कोई टोकन वोकन नहीं होता है, यह तो एक मोहर होती है जिसे याऊ ने बड़ी ही चालाकी से बदल दिया था, और यही गुप्त आत्मिक बंधन है। अगर याऊ अपने बॉयफ्रेंड के ऐसे ही 3 इच्छा को पूरा कर देती तो उसके हाथ पे 3 सांप के स्केल आ जाएंगे, और उसके बाद याऊ अपने बॉयफ्रेंड को पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकती है। कुछ दिन ऐसे ही आराम से बीत जाते और याऊ कमरे में बैठी होती, तभी उसका बॉयफ्रेंड भागते हुए उसके पास आता है और बताता है कि उसकी बहन का कार एक्सीडेंट हो गया और उसे अभी खून चाहिए। तो और फिर वो याऊ के साथ को पकड़ता है और उसे सीधा हॉस्पिटल लेकर चला जाता है और बिना उसे पूछे उसके ब्लड को अपनी गर्लफ्रेंड के लिए निकालने के लिए कह देता है। या भी जब सू को यहाँ पे देखती है तो वह समझ जाती है कि अच्छा, इसे यू अपनी सिस्टर कहकर अपने पास लेकर आया था रहने के लिए, वह उसकी गर्लफ्रेंड है, इसलिए वह इतना ज़्यादा वरीड हो रहा होता है। वह बिना किसी सवाल के उसे ब्लड देने के लिए मान जाता है और नर्स उसकी बॉडी से ब्लड निकालने लगती है। धीरे धीरे याऊ की बॉडी से सू को बचाने के लिए ब्लड निकाल दिए जाते हैं, जिस वजह से याऊ कमज़ोर होने लगती है। नर्स भी उसकी कमज़ोरी को देख रही होती है और उसे बॉयफ्रेंड से कहती है कि अब हमें इनके पास से खून नहीं निकालना चाहिए क्योंकि यह बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गई है। लेकिन बॉयफ्रेंड को याऊ की फ़िक्र नहीं होती, उसे तो बस अपनी गर्लफ्रेंड की फ़िक्र होती है। इसलिए वह नर्स से कहता है कि जब तक ब्लड पूरे नहीं हो जाती तब तक आपको ब्लड निकालना होगा, और वैसे भी यह मेरी वाइफ है, मैं इसके साथ जो चाहे वह कर सकता हूँ। बॉयफ्रेंड की बातें सुनकर आसपास के जितने भी मरीज लोग बैठे हुए होते वह कहते हैं कि यह लड़का कितना ज़्यादा बुरा है, एक बार भी अपनी वाइफ के बारे में नहीं सुन रहा है। बहुत ही ज़्यादा ब्लड देने की वजह से याऊ की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है, उसका मिसगैरेज हो जाता है, लेकिन वो फिर भी शांत रहती है। और जैसे ही वो अपनी बॉयफ्रेंड के हाथ पे दूसरे हरे सांप का स्कल देखती है तो वह अपने मन में कहती है कि बस मुझे एक ही विश को पूरा करना है। ठीक हो जाने के बाद जब वह घर पे आती है तब काफ़ी कमज़ोर होती है, इसलिए बॉयफ्रेंड सू को घर पे ला देता है ताकि वह उसकी कुछ हेल्प कर सके इस समय। लेकिन सू तो यहाँ पे आने के बाद उसे परेशान करने का एक भी मौका नहीं छोड़ती। लेकिन तभी यहाँ पे बॉयफ्रेंड आता है और या को काम करते हुए देखकर वो काम सू को करने के लिए कहता है और याऊ को अपने साथ लेकर चला जाता है और कहता है कि तुम अभी ठीक नहीं हो। पर रखे हुए दूध के ग्लास को उठाती है, फिर उसके साथ कुछ गलत करने का प्लान बनाती है। याऊ जब कमरे में आराम कर रही होती है तब वो बॉयफ्रेंड से कह के उसे दूध का गिलास में नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाने के लिए कह देती है और बॉयफ्रेंड ऐसा ही करता है। जब या दूध को पी लेती है तब धीरे धीरे उसे चक्कर आने लगता है और थोड़ी देर बाद जब वो अपनी आंखें खोलती है तो वह देखती है कि वह एक होटल के कमरे में है जहाँ पे सू बॉयफ्रेंड तो होती है, लेकिन साथ में यहाँ पे एक अनजान पर्सनल भी होता है। थोड़ी देर के अंदर पता चल जाता है कि यह तो अनजान पर्सन है, उसके डॉगी को कुछ समय पहले ही सू ने एक्सीडेंट करके जान से मार दिया था, इसलिए वह कंपनसेट करने के लिए याव को एक रात के लिए इस अनजान पर्सन को दे रही है। सब कुछ जानने के बाद वह घड़ी की तरफ देखने लगती है। 7 दिन पूरे होने में सिर्फ 5 मिनट बचा था। वह सोचती है कि यह अच्छा मौका है तीसरी विश पूरी करने का, लेकिन फिर भी वह अपने बॉयफ्रेंड से पूछती है कि क्या तुम भी ऐसा चाहते हो कि मैं
इस इंसान के साथ रात बिताऊं। यह सुनकर बॉयफ्रेंड उसके पास आता है और कहता है कि बस एक बार उसकी बात मान लो, उसके बाद वह जीवन भर उसे किसी को भी हाथ नहीं लगाने देगा। अब जब एक समय पूरा नहीं हुआ था तब याओ से बचने की पूरी कोशिश करती है और जैसे ही समय पूरा होता है याओ का लिंग परिवर्तन स्टार्ट हो जाता है, जिस वजह से उसकी बॉडी से तेज रोशनी निकलने लगती है और धीरे धीरे उसकी खाल भी छिलने लगती है। इंसान बुरी तरीके से डर जाता है और बॉयफ्रेंड को तुरंत वापस आने को मैसेज कर देता है। इधर यह दोनों बाहर आ जाते हैं। बाहर आते ही बॉयफ्रेंड नोटिस करता है कि उसके साथ पे 3 हरे सर्कल आ चुके हैं और तभी वो उस अनजान पर्सन का मैसेज चेक करता है जिसमें लिखा था जल्दी वापस आओ। दोनों तुरंत भागकर वापस उस होटल के कमरे में जाते हैं जहाँ पे वह होटल के कमरे में खोलने की कोशिश करते हैं लेकिन वह अंदर से बंद होता है, इसलिए वह पहले आवाज़ देते हैं लेकिन जब अंदर से कुछ भी आवाज़ नहीं आती तब बॉयफ्रेंड दरवाजे को तोड़कर अंदर चला जाता है। अंदर जाते ही उसे किसी का आदेश मिलता है कि वह जल्दी से झुक जाए और नील डाउन हो जाए। आवाज़ सुनते ही वह अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पाता है और नील डाउन हो जाता है और तभी बाथरूम से किसी मेल की छवि दिखाई देती है जिसे देखकर इन्हें ऐसा लगता है कि शायद वह बाथरूम में है। दूसरी तरफ वो अनजान पर्सन काफ़ी डरा सहमा सा एक कोने में बैठा होता है क्योंकि उसके आसपास लड़की के बाल होते हैं और शरीर के कपड़े चारों तरफ गिरे हुए होते हैं। वह काफ़ी डरा होता है और कहता है कि आखिर कोई लड़की एक लड़के में कैसे बदल सकती है। तभी उन्हें फिर से कमरे में किसी की आवाज़ आती है। आवाज़ सुनकर दोनों बुरी तरीके से डरने लग जाते हैं। तभी बॉयफ्रेंड का वह हाथ जिस पर तीनों स्कल बना हुआ है वह उसकी बॉडी से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और टेबल पर रखे चाकू को उठा लेता है और बॉयफ्रेंड को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने लगता है। यह देखकर वो अपने दूसरे हाथ से उसे रोकने की कोशिश करता है। साथ ही सू भी उसकी मदद कर रही होती है जिस वजह से वह दोनों मिलकर उस चाकू को रोकते हैं और उसे दूर फेंक देते हैं। इसके बाद वह अनजान पर्सन टैंक को आवाज़ देते हैं सब कुछ सही, वह बाहर आ सकता है। कुछ देर बाद आवाज़ देने के बाद टैंक धीरे धीरे डरते हुए बाहर आता है। उसे देखकर वह लोग उसके बारे में पूछ रहे होते और साथ ही याओ के बारे में पूछ रहे होते लेकिन वह आते ही इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि सू को थप्पड़ मारता। वो उससे कहते हैं कि आखिर क्या हुआ है, बात तो बताओ। लेकिन वो काफ़ी डरा और गुस्से में होता है इसलिए वो कुछ भी नहीं बताता। बॉयफ्रेंड को ऐसा लगता है कि शायद उसकी गर्लफ्रेंड डरी हुई बाथरूम में होगी, इसलिए वो धीरे धीरे बाथरूम में जाता है। लेकिन जैसे वो अंदर जाता है वहाँ पे कोई लड़की नहीं बल्कि लड़का होता है जिसके पैरों में बड़े बड़े बाल होते हैं। उसके एक बड़ा सा कोट पहना हुआ है और जैसे वो बॉयफ्रेंड के सामने आता है वह उसे देखकर थोड़ा डर जाता है और फिर वो अपनी वाइफ याओ को ढूंढने लगता है और उस इंसान से पूछता है भी है कि उसकी वाइफ कहाँ पे। ऐसा लग रहा होता है कि यह टंग का कोई पर्सन है और वह दोनों साथ मिलकर याओ के साथ मज़े करना चाहते हैं। वो कह देते हैं कि ठीक है, अगर आप किसी के साथ मिलकर उस लड़की के साथ मज़े करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो वैसे भी वो लड़की बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। लेकिन यह सुनकर तो टन गुस्सा हो जाता है और सू के ऊपर हाथ उठा देता है। लेकिन वो याओ के साथ बहुत ही अलग तरीके से पेश आता है क्योंकि उसने याओकी को पूरी तरीके से बदलते हुए देखा था। यह देखकर बॉयफ्रेंड और सू दोनों ही बहुत ही बुरी तरीके से डर जाते हैं। दोनों डरते हुए याओ से पूछते हैं कि वो कौन है। तब याओ अपना पूरा नाम बताती है, किंग याओ। पूरा नाम सुनने के बाद भी सू और ना ही बॉयफ्रेंड उसकी बातों पर भरोसा करते हैं, लेकिन बल्कि उसे गलतफहमी हो जाती है कि यह किंग याओ का कोई भाई है और वो उसे यंग मास्टर ब्रदर कह के बुलाने लगता है। उसे डर भी रहा होता है इसलिए वह यहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन यंग मास्टर उसे इतनी आसानी से जाने नहीं देता। वो उसे धक्के मारते हुए नीचे गिरा देता है और
अपनी असली पहचान के बारे में बताने लगता है कि वह ही किंग याऊ है। फिर वह उसे अपनी गुप्त आदमी के बारे में बताने लगता है कि किस तरीके से याऊ ने अपने बॉयफ्रेंड को अपना नौकर बना लिया और उसकी मास्टर बन गई। पहले तो बॉयफ्रेंड इस सच्चाई को जानकर इस बार विश्वास ही नहीं कर पाता और कहता है कि तुम्हारे साथ जीवन भर का बंधन तुम्हारे साथ किया था, आखिर तुमने उस बंधन को कब चेंज किया। साथ ही वो यह सोचकर भी हैरान हो जाता है कि उसकी पुरानी ज़िंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, तो अचानक से ये सारी चीज़ें क्यों बदल रही है। यंग मास्टर उसे समझाता है और कहता है कि जो तुमने मेरे साथ बंधन बनाया था वह शादी का बंधन नहीं था, वह तो एक मालिक और नौकर का बंधन था, जिसके लिए मैंने तुम्हारी 3 इच्छा को पूरा कर दिया था और तब जाकर तुम मेरे नौकर बने थे और अब तुम चाहो भी तो मेरे किसी भी ऑर्डर को मना नहीं कर सकते। अब धीरे धीरे जाकर बॉयफ्रेंड को समझ में आ रहा होता है कि वह कौन सी 3 विशेष। अब बॉयफ्रेंड तो बेचारा पूरी तरीके से जाल में फंस गया था, लेकिन यंग मास्टर उसे किसी भी हालत में नहीं छोड़ता है। वह उसे थप्पड़ मारता है और अपने किए गए बदला एक एक करके उसे वापस लेने लगता है। वो कहता है कि अपना थप्पड़ तुमने मुझे धोखा दिया था, दूसरा थप्पड़ तुमने सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड के साथ मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, तीसरा थप्पड़ तुमने मेरे माता पिता की प्रॉपर्टी भी मुझसे छीन ली थी, चौथा थप्पड़ तुमने आधी से भी ज़्यादा ज़िंदगी को खो दिया। तभी यंग मास्टर के पास किसी का कॉल आता है। पता चलता है कि उसने जो कुछ भी अपने बॉयफ्रेंड के नाम पर ट्रांसफ़र किया था सारी चीज़ें वापस लेने में उसे टाइम लग सकता है, क्योंकि अभी भी उसकी आइडेंटिटी भी चेंज हो गई है। इसलिए वह सोचती है कि जब तक वह सारी चीज़ें वापस नहीं लेती तब तक वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ ही रहेगी, ताकि इस तरीके से वह अपने बॉयफ्रेंड उसकी गर्लफ्रेंड और उसकी माँ को भी सबक सिखा सके। अब सू तो नहीं जानती थी कि याऊ ही यंग मास्टर है, इसलिए वो यंग मास्टर से कहती है कि तुम्हारी बहन ने सारी की सारी प्रॉपर्टी अपने बॉयफ्रेंड को बिना दबाव में ट्रांसफ़र किया था और उस समय मैं भी उसके साथ थी। वह ऐसा इसलिए कर रही होती है ताकि बॉयफ्रेंड को जो कुछ भी मिला होता है वह यंग मास्टर उससे छीन ना ले, और इसी चक्कर में वह याऊ की काफ़ी सारी बुराइयां भी कर देती है। बॉयफ्रेंड उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं मानती। फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि सू हमेशा ही याऊ को परेशान करती थी और इसी चक्कर में उसने याऊ को चोट पहुंचा दिया था। इस वजह से उसके कान के पीछे दाग हो गई थी। जब सू सेम दाग को यंग मास्टर के ऊपर देखती है तो वो क्वेच करती है, लेकिन यंग मास्टर उसे कुछ नुकसान नहीं पहुंचाने देता। दिन से यंग मास्टर अपने बॉयफ्रेंड के साथ ही सोना स्टार्ट कर देता है, जिस वजह से सू को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। वो उसे कहती है कि तुम्हारी वाइफ चली गई, अब मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करूँ। तो पता नहीं वो कहाँ से यंग मास्टर आ गया है जो कि हमेशा ही तुम्हारे साथ रहता है। वो गुस्से में यंग मास्टर और उसकी बहन को वो भला बुरा कह रही होती है ताकि यह दोनों यहाँ से चुपचाप चले जाए, लेकिन बॉयफ्रेंड उसे समझा रहा होता है कि वह कुछ भी ना करे। और तभी यहाँ पे यंग मास्टर आ जाता है। उसे सू की सभी बातें सुनी होती है, लेकिन फिर भी वह कुछ नहीं कहता। वह आराम से बैठ के नाश्ता करने लगता है। परेशान करने के लिए उसे रोकने के बावजूद सीधा याऊ के कमरे में चली जाती है और याऊ को ढूंढने लगती है, लेकिन कमरे में अंदर कोई नहीं होता है। और तभी यहाँ पे बॉयफ्रेंड की माँ ऐसे आती है जिसे देखकर सभी पिछली बातों के बारे में भूल जाते हैं और उनसे मिलने लगते हैं। आवाज़ सुनकर यहाँ पे यंग मास्टर भी आती है और बॉयफ्रेंड की माँ को देखकर अपनी पास्ट की लाइफ में बारे में बात करने लगती है। वो कहती है कि पिछली बार ज़िंदगी में इन्होंने मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशान किया था। फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि जो बॉयफ्रेंड की माँ होती है वो अपने बेटे पे पूरा कंट्रोल रखती है और वो याऊ को ऐसा दिखाती है कि उसका बेटा उसके कहे मुताबिक कुछ भी कर सकता है, और इसलिए वह दोनों के बीच में सोना स्टार्ट कर देती है। पाती आगे जिस तरीके से माँ यहाँ पे रहना स्टार्ट करती है, वो या को भी ज़्यादा परेशान करने लगती है और उनसे हेवी खाना बनाने के लिए कहती है या
उन्हें समझाती है कि आपके बेटे को तेल वाले खाने से प्रॉब्लम होता है, इसलिए वह ज़्यादातर सैलेड और सूप ही बनाती है। लेकिन माँ को ऐसा नहीं लगता, वह बहाना कर रही होती है। वो उसे डांटते हुए कई सारी चीज़ें बनाने के लिए कहते हैं। बॉयफ्रेंड भी इन सारी चीज़ों के इस बार माँ की ही साथ देता है। सब कुछ याद करके बाद यंग मास्टर सोचता है कि वह इस बार बुढ़िया को आसानी से जाने नहीं देगा। वो इस बार बहुत ही बुरी तरीके से परेशान करेगा। माँ को अचानक से यहाँ पे देखकर वह फिर से पूछता है कि माँ आप अचानक यहाँ पे कैसे आ गई। माँ बताती है कि उसे पता चला कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है, इसलिए वो यहाँ पे आई। तभी उनकी नज़र यंग मास्टर पे पड़ती है और वह अपने बेटे से पूछती है कि यह लड़का कौन है। बॉयफ्रेंड बताता है कि उसकी वाइफ का भाई है। वो सोचती है कि भाई कहाँ से आ गया, क्योंकि आज से पहले उन्होंने कभी भी इसे नहीं देखा। साथ ही यही बात सुई भी सोच रही होती है। बाद में बॉयफ्रेंड सभी को समझाता है कि सच में यह लड़का उसकी वाइफ का भाई है और इसे वह हाल ही में मिला था। यह जानकर बूढ़ी औरत को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वह यंग मास्टर को नीचा दिखाने की कोशिश करती है और कहती है कि पूरी तरीके से तुम्हें अपनी बहन के घर पे आकर नहीं रहना चाहिए। अगर नेबर तुम्हें यहाँ पे देखते हैं तो वह तुम्हारे साथ हमारा भी मजाक उड़ाएंगे। यह सुनकर यंग मास्टर कहता है कि यह मेरी बहन का घर है, मैं जितना समय चाहूँ उतना समय यहाँ पे रुक सकता हूँ। माँ पूछती है कि आखिर ये यहाँ पे आया किस लिए। तब बॉयफ्रेंड बताता है कि उसकी वाइफ की तबीयत खराब है, इसलिए वह अपनी बहन को देखने के लिए आया है। यह सुनकर तो उसकी माँ कहती है कि वाइफ को क्या हुआ है, जरा मैं भी तो जानूँ। ये सुनकर बॉयफ्रेंड गुस्सा हो जाता है और अपनी मॉम को खींचते हुए सोफे पर बैठाता है और कहता है कि मॉम एक मिनट मेरी बात सुनो। फिर वह कहता है कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट नहीं है। वो मिस कैरेज की रिपोर्ट भी दिखा देता है, जिसे देखकर बूढ़ी भी इंसान बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। साथ ही वह रोने का नाटक भी करने लगती है और अपने बेटे से पूछती है कि क्या तुम्हें इस लड़की पे गुस्सा नहीं आ रहा। इसके बाद वह सारा अपना गुस्सा यंग मास्टर पे उतारने की कोशिश करती है, लेकिन यंग मास्टर उसे ही बातें सुना देता है। मास्टर से कहती है कि जल्दी से मुझसे माफ़ी मांगो, मेरे सामने झुक जाओ, नहीं तो मेरा बेटा तुम्हें अच्छी तरीके से सबक सिखाएगा। यह सुनकर यंग मास्टर कहता है कि क्या तुम्हें थप्पड़ खाना है। ऐसी बदतमीजी और बातें सुनकर यंग मास्टर को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो अपनी पावर का यूज़ करता है और मन ही मन अपने बॉयफ्रेंड को आदेश देता है कि वह अपनी माँ के ऊपर थप्पड़ लगाए। हरे सांप के स्केल कनेक्शन की वजह से बॉयफ्रेंड उसकी बात सुन लेता है और ना चाहते हुए भी अपनी माँ के ऊपर थप्पड़ लगा देता है। थप्पड़ खाने के बाद माँ रोने लगती है और कहती है कि शादी के बाद तुम बदल गए हो। और फिर वो नाटक करते हुए वहाँ से चली जाती है। सुबह उनके पीछे पीछे चली जाती है। रात को बॉयफ्रेंड सो रहा होता है, तभी गर्लफ्रेंड उसके पास मैसेज भेजती है कि तुम्हारी मॉम मेरे पास सो रही है, मैं क्या करूँ। मैं तुम्हारे पास सोना चाहती हूँ ना माँ। तुम्हारी माँ के पास मैसेज देखकर वो सोचता है कि मैं क्या करूँ, मैं अपनी वाइफ के साथ सो रहा हूँ जो कि अब ये एक लड़का बन गई है, लेकिन मैं इस चीज़ को चेंज भी नहीं कर सकता। वह सोने जा रहा होता है, तभी यहाँ पे यंग मास्टर भी सोने के लिए आ जाता है। उसकी हाइट से बॉयफ्रेंड जग जाता है और कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। वो कहता है कि यह मेरा ही रूम है और तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपने रूम को छोड़ के किसी और के रूम में जाकर सोऊंगा। बॉयफ्रेंड कुछ भी नहीं कहता है और चुपचाप सो जाता है। और हाल में उसकी माँ काफ़ी चिंता में बैठी होती, तभी यहाँ पे सो आ जाती है कि उन्हें अकेला देखकर पूछती है कि यहाँ पे क्या कर रही हो। अब जो मॉम होते वह यंग मास्टर पे शक हो रहा होता है, इसलिए वो उसके बारे में सू से बात करती है को रात में परेशान करने का प्लान बनाती है। और आधी रात हो जाने के बाद वो अपने बेटे के कमरे में जाती है। वहाँ पे वो यंग मास्टर को समझ लेती है और उसके बगल में जाकर सो जाती है ताकि वो उसे परेशान कर सके। लेकिन जैसे ही यंग मास्टर करवट लेती है, अपना एक हाथ बूढ़ी इंसान के ऊपर रखता है, वो उस पे चींटी काट लेती, जिस वजह से यंग मास्टर की नींद टूट जाती है और वह बूढ़ी औरत को एक लात मारकर पेट से नीचे गिरा देता है। नीचे गिरते ही बूढ़ी इंसान ड्रामा करने लगती है और तभी बॉयफ्रेंड की नींद भी टूट जाती है। दूसरे कमरे से सुबह इस कमरे में भागते हुए आती है और बूढ़ी औरत को संभालती है।
साथ ही वह नाटक करने लगती ताकि उनका बेटा अपनी वाइफ को सबक सिखाए। तभी इस समय सिचुएशन थोड़ी सी पेचीदा होती है, इसलिए बॉयफ्रेंड तभी चीज़ें एक्सक्यूज लेता है, इन दोनों को कमरे से जाने के लिए कहता है और कहता है कि गलती से हो गया होगा, माँ को यह बात अच्छी नहीं लगती है। वो बेटे के ऊपर गुस्सा करने लगती है और जब वो चादर हटाकर देखती है तो उसे चलता है कि याओ की जगह उसका भाई सो रहा है। यह देखकर वह अपने बेटे पर शक करने लगती है। उन्हें लगता है कि उसका टेस्ट शायद बदल गया है और उसी समय याओ के मोबाइल फ़ोन पर उसके वकील का मैसेज आता है। जब उसे पता चलता है कि उसकी आइडेंटिटी पूरी तरीके से बदल चुकी है और सारे डॉक्यूमेंट जो थे वो अब उसकी सारी प्रॉपर्टी उसे वापस मिल चुकी है, तो वह सबके सामने अपनी सच्चाई रख देती है और तभी वहाँ पर उसका वकील भी डॉक्यूमेंट लेकर आ जाता है और तब वह उन सबको सबक सिखाने की बात करती है और सारे डॉक्यूमेंट वो उन्हें दिखाती है। जब वो डॉक्यूमेंट देखते हैं तो सब लोग हैरान रह जाते हैं। उसके बाद याओ वहाँ से उड़ जाती है और उस बूढ़ी औरत को बहुत कुछ भला बुरा कह देती है और कहती है कि अब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, और वो ताली बजाकर तभी वहाँ पर उसी इंसान को बुलाती है जिसके पास एक रात गुजारने के लिए उसके हस्बैंड ने उसे कहा था, और वो आकर उन लोगों को बहुत सारा सबक सिखा देता है। और इसी के साथ यहाँ पर इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।